नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है अर्धांगिनी, जिसकी लेखिका पद्मा शर्मा हैं। आइए कहानी पर प्रकाश डालते हैं। डोरबेल बजते ही मनीषा ने सबसे पहले घड़ी पर निगाह डाली। मन ही मन वह सोचने लगी कि अभी तो इनके आने का समय नहीं हुआ है, पता नहीं कौन है। दरवाज़ा खोलकर देखा तो अपनी प्रिय सहेली संगीता को खड़ा पाया। वह उत्साह से उसके गले लग गई। उसका हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए बोली, घर कब आई? बस कल ही, कहते हुए संगीता ने अपना बैग टेबल पर लापरवाही से पटक दिया और आराम से सोफे में धंस गई। और सुना क्या हाल है? कहते हुए उसने मनीषा का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए उसे अपने पास बिठा लिया। मनीषा हाथ छुड़ाते हुए बोली, तेरे लिए पानी तो ले आऊं? संगीता बोली, मुझे प्यास लगेगी तो मैं खुद भरकर पी लूंगी। और सुन, मुझे चाय वाय भी नहीं पीनी है, बस तू आराम से मेरे पास बैठ जा। तभी बेटे नवनीत की आवाज़ आई तो मनीषा को जाना ही पड़ा। उसके जाने के बाद संगीता ड्राइंग रूम का मुआयना करने लगी। वह कमरा ड्राइंग रूम के साथ साथ एक व्यक्ति के लेटने का कक्ष भी था। वह सोचने लगी, कुछ भी तो नहीं बदला। यहाँ उसके ससुर जी सोते होंगे। नीचे एक कमरा अंदर बना है जो मनीषा का है और ऊपर देवर रहते हैं। ससुर व्यापारी हैं और देवर एक दुकान के मालिक। मनीषा के पति नरेश एक ऑफिस में कार्यरत हैं। ननद भी विवाह के योग्य है। मनीषा लौटकर आई तो संगीता का ध्यान भंग हो गया। वह दरवाजे पर खड़ी होकर उसे कह रही थी, चल अंदर आजा मेरे कमरे में, वहीं बैठेंगे। अंदर 5 वर्षीय नवनीत होमवर्क कर रहा था। चारों तरफ कॉपी किताबें बिखरी हुई थी। मनीषा ने कहा, मैं ऐसे होमवर्क करा रही थी। आजकल स्कूलों में बहुत काम मिलता है, इसके प्रोजेक्ट भी पूरे करवाना है। संगीता ने पूछा, क्यों जीजाजी नहीं कराते क्या? उसने शुष्क आवाज में कहा, तुम्हें तो पता है उनका टाइम फिक्स है। वे ऑफिस से आकर टहलने निकल जाते हैं, उसके बाद भोजन, फिर मंदिर, लौटकर टीवी देखना और फिर सो जाना। बस यही दिनचर्या है उनकी। अपनी बात बीच में ही छोड़कर उसने विषय बदलते हुए कहा, जल्दी बता, चाय बनाऊं या कॉफी? संगीता ने फिर से उसे जबरन बिठाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पीना, तू आराम से यहाँ बैठ जा, मुझे तुझसे ढेर सारी बातें करनी है। मनीषा बैठ गई। पुरानी बातें हुई, सबके हालचाल पूछे गए, पर मनीषा व्यग्र हो रही थी। थोड़ी देर बात करने के बाद मनीषा फिर से बोली, अच्छा चल किचन में चलते हैं, तेरे लिए चाय बनाऊंगी, वहीं बात करेंगे और साथ साथ खाने की तैयारी भी कर लूंगी। संगीता ने तर्क दिया, मुझे खाना वाना नहीं खाना है। मनीषा कुछ झिझकते हुए बोली, तेरे लिए नहीं, सबके लिए खाना बनाना है। संगीता मनीषा के साथ किचन में आ गई। संगीता ने फिर पूछा, मम्मी जी कहाँ हैं? उसने संक्षिप्त में उत्तर दे दिया, मंदिर गई हैं। मनीषा को शांत देखकर संगीता चहकते हुए बोली, तनख्वाह कितनी बढ़ रही है? सुना है अब तो तू मालामाल हो जाएगी, बता कितना फायदा हो रहा है? पता नहीं, वही सरल सा, हमेशा ऐसा ही उत्तर उससे मिलता था। अच्छा बता, आपकी कितनी पगार मिल रही है? संगीता हिसाब लगाने को आतुर थी। उसका फिर वही उत्तर आया, मुझे नहीं पता। दरअसल मुझे तो मालूम है, मैंने शादी के बाद से ही नहीं जानना चाहा कि मुझे कितनी तनख्वाह मिलती है। वेतन बैंक में जमा हो जाता है, इन्हें जितनी ज़रूरत होती है एटीएम से निकाल लाते हैं। पूछती हूँ और फिर भूल जाती हूँ। संगीता जानती थी कि मनीषा को ज़्यादा वेतन मिलता है और पति को कम। वह वेतन संबंधी कोई भी बात करती तो उन्हें लगता कि तनख्वाह की धौंस दिखा रही है। और फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी प्रश्न था। गृहस्थी अच्छी चलती रहे, इसीलिए उसने आर्थिक मुद्दों में कभी हिस्सा नहीं लिया और ना ही हस्तक्षेप किया। संगीता झल्लाकर बोली, देख मनीषा, ये सीधापन और सरलता नहीं है, तेरा बुद्धूपन है। सीधा बनकर रहना और एक्टिव बनकर रहना दोनों में बहुत अंतर होता है। तू कब अपने आप को एक्टिव बनाएगी? कॉलेज का एक
प्राध्यापक ये कहे कि उसे नहीं मालूम कि उसे कितनी तनख्वाह मिलती है? कोई सुनेगा तो यह नहीं समझेगा कि तू कितनी सीधी है, वह तो तुझे मूर्ख समझेगा और तेरे सीधेपन नहीं बुद्धूपन है। इसका लोग फायदा उठाएंगे। तू अपने आप में कब परिवर्तन लाएगी? संगीता का लंबा चौड़ा भाषण शुरू हो गया था। थोड़ा रुककर फिर बोली, अपनी दशा देख, साड़ी बेतरतीब है, बाल बिखर रहे हैं, पैरों की एड़ियां फट रही हैं, गला सूना पड़ा है। मुझे मालूम है ऐसे ही कॉलेज हो आई होगी तो। मनीषा की आंखों में पानी तैर आया था। वह धीरे से बोली, क्या करूं, घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। रात को थककर चूर हो जाती हूँ। सुबह जल्दी उठकर क्लास का लेक्चर तैयार करती हूँ, नवनीत का टिफिन तैयार करना और नाश्ते की तैयारी करना। समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बस भागते दौड़ते कॉलेज जाती हूँ। और देवरानी? संगीता ने प्रश्न उछाला। मनीषा बोली, वह सुबह का खाना बनाती है और मैं शाम का। चाय उबल रही थी, उसमें खदबदाहट थी। ऐसे ही खदबदाहट संगीता के अंदर भी थी। काम करते करते मनीषा ने पूछा, कब तक रुकी हो? उसने उत्तर दिया, बस परसों चली जाऊंगी। मनीषा ने आग्रह करते हुए कहा, अगले माह ननद की शादी है, पिछले महीने सगाई हुई है, तू शादी में आएगी ना? संगीता ने पूछा, तुम लोग क्या दे रहे हो? उसका वही उत्तर, पता नहीं। संगीता को उस पर गुस्सा आने लगा, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। संगीता जाते जाते चेता गई, तुझसे तो अच्छी मेरी जिंदगी है। घरेलू महिला हूं, पर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से तो जीती हूं। अच्छा बनने का लेबल चिपकाने के चक्कर में कब तक घुटेगी? देख, कोई नहीं पूछता तेरी अच्छाई को, एक्टिव बन। मनीषा और संगीता कक्षा 5 से लेकर बीए तक साथ साथ पढ़ी हैं। संगीता का मन आगे पढ़ने में नहीं लगा तो माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। मनीषा के पिता की किताबों की दुकान थी। पिताजी किताबें लेने जाते तो कभी कभी मनीषा भी दुकान पर बैठ जाती। 4 भाई बहनों का पालन गर्मी में किस जिद्दोजहद से होता है, यह सब मनीषा को मालूम था। घर की हालत देखकर उसने संकल्प ले लिया था कि वह अच्छी नौकरी करेगी। उसने मेहनत की और कॉलेज में सहायक प्राध्यापक बन गई। अपनी तनख्वाह वह अपने घर वालों पर भी भरकर खर्च भी नहीं कर पाई थी कि अच्छा घर मिलते ही उसके पिताजी ने उसकी शादी कर दी। मनीषा के मन में भी प्रश्न उछल रहा था। रात में उसने नरेश ने पूछ ही लिया कि हम शादी में क्या दे रहे हैं। नरेश ने टालते हुए कहा, देख लेंगे, अभी कुछ सोचा नहीं है। मनीषा बिस्तर पर लेटी थी। संगीता के शब्द उसके मस्तक पर बार बार प्रहार कर रहे थे। तुझे यह भी नहीं पता कि तुझे कितनी तनख्वाह मिलती है। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती हूं। मनीषा बुदबुदाई, संगीता तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं क्यों इन सब हिसाब में नहीं पड़ती। मुझे नहीं पता इनके परिवार में ताऊ जी के लड़के ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। मैं जानती हूँ भाभी जी की क्या हालत हो गई है। डर लगता है मुझे कि कहीं मेरी ऐसी हालत ना हो जाए। पिताजी पर क्या गुजरेगी। 2 बहनें अभी और शादी के लिए हैं, उनकी शादी में बाधा आ जाएगी। सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। समय जल्द ही व्यतीत हो गया। ननद की शादी करीब आ गई और शादी की रस्में पूरी होने लगी। घर में मेहमान भी आ गए। सासू माँ चौकी पर बैठी बुलावे में दिए जाने वाले बेतौने को थैली में भरवा रही थी। बुआ सास उसमें से एक एक कटोरी बताशे भरकर मौसी सास को देती जा रही हैं। बुआ जी ने पूछा, घर में कौन कौन क्या दे रहा है? मम्मी जी ने वहीं घिसा पिटा उत्तर दिया, दे देंगे जो बनेगा। मौसी ने पूछा, नरेश और महेश क्या दे रहे हैं? मम्मी का वही उत्तर, पता नहीं। बुआ जी बोली, सगाई तो अच्छी चढ़ा दी, सुना है कार भी दी थी। तभी देवरानी निशा बोली, मम्मी जी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये तो तुम्हें भी मालूम होगा तुम्हारे बेटों ने क्या दिया है। वे फिर से नकारने लगी, कुछ नहीं दिया। अब कहाँ निशा चुप रहने वाली थी, वह मुंह फट थी।
और सारी बातें मुंह पर ही बोल देती थी। वह बोली, मम्मी जी 30,000 दिए हैं, मामूली दुकान है तब भी इतना कर दिया। सुनकर मम्मी जी का चेहरा सफेद पड़ गया। मनीषा निरुत्तर थी। उसे तो मालूम ही नहीं था कि नरेश ने कितना रुपया लगाया है या कितना देने के लिए सोच रखा है। बुआ जी बोल पड़ी, चलो जाकी तो छोटी दुकान है, जाने 30,000 रुपये लगा दिए, ये तो 2 जने कमाते हैं, कुछ तो देना ही चाहिए। ननद की शादी कौन बार बार थोड़ी होती है। तुम्हारी बहन की शादी होगी तो तुम कुछ ना दोगी क्या? बहना, अपनी तेरी को फर्क मत करो। तब तक ननद भी आ गई और उसने भी तर्क देते हुए कहा, और क्या बुआ जी, कुछ नहीं दिया, इनके बच्चों को दिन रात भर रखा तभी ये नौकरी कर पाई। मनीषा की आंखें डबडबा आईं। वह जमीन पर गड़ी जा रही थी। यह तो वही जानती थी कि बच्चों के कारण दिन रात नौकरानियों की तरह दिन भर घर में जुटी रही, पूरे घर के कपड़े धोना, झाड़ू पोंछा, बर्तन, सभी काम में दिन भर लगी रही, कभी उफ तक नहीं की, न ही किसी को कहने का मौका दिया कि नौकरी करती है तो घर का काम नहीं करती, बल्कि और अधिक मर्यादा में रही वह। अचानक नरेश कहीं से वापस आ गए। ननद के शब्द उनके कानों में पड़ चुके थे। वे हस्तक्षेप करते हुए बोले, तुम्हारी सगाई में जो कार गई है उसका पूरा 1.25 लाख हमने दिया है। ननद शांत रह गई। फिर मम्मी जी की ओर मुखातिब होकर बोले, मम्मी तुम्हें मालूम नहीं क्या हमने क्या दिया है? मम्मी जी का चेहरा सफेद पड़ गया। मनीषा अंदर दौड़ी चली गई। आज तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने तो नरेश पर गुस्सा आ रहा था। सबको पता है, बस मुझे ही नहीं पता। निशा को भी मालूम है कि उसने कितना रुपया दिया। रह रहकर संगीता की बातें कानों में गूंज रही थीं। सीधा होना और एक्टिव, दोनों में बहुत अंतर है, वह ठीक कहती है। हर आय व्यय का विवरण मालूम होना चाहिए। आज मुझे मालूम होता तो मैं भी बोल देती, यूं जलील तो ना होती। नरेश अंदर आए। उसे फूट फूट कर रोता देखकर बोले, शांत हो जाओ। मनीषा का लावा फूट पड़ा। मैंने तुमसे कभी तनख्वाह का हिसाब नहीं लिया। मुझे ये तक नहीं मालूम कि मुझे कितनी तनख्वाह मिलती है। मुझे यह तक नहीं मालूम कि तुमने सगाई में क्या दिया। निशा को मालूम है कि उसने क्या दिया। मालूम नहीं है तो बस मुझे। मैंने घर वालों का सहयोग करने के लिए आपको कभी मना नहीं किया, फिर क्यों आपने 1 माह से यह बात मुझसे छुपाई? मैं अर्धांगिनी हूं आपकी, क्या इतना भी अधिकार नहीं मेरा कि मैं सब कुछ जान सकूं? उसका यह रूप देखकर नरेश चकित रह गया। शादी के 7 वर्ष बाद पहली बार उसका यह रूप देखा है। वह आज अर्धांगिनी के अधिकार मांग रही है। नरेश डबल बेड पर बैठ गया। उसको उठाते हुए बोला, रोना बंद करो। मेरी गलती रही कि मैंने तुम्हें कभी राजदार नहीं बनाया। आगे से ऐसा ना होगा। मनीषा चकित रह गई। 7 वर्षों में पहली बार नरेश अपनी गलती स्वीकार कर रहे थे। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।